नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स के LLB 5 ईयर्स कोर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हम लोग लगातार अलग अलग विषयों पर अलग अलग सेमेस्टर के हम बात कर रहे हैं और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एविडेंस की। लॉ ऑफ एविडेंस जो कि LLB 5 ईयर्स कोर्स में 3rd ईयर में 6th सेमेस्टर का आपका अगला पेपर है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्या होने वाले हैं आपके परीक्षा के दृष्टिगत, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट की जो पूरी की पूरी थीम है, वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका पूरे एक सेमेस्टर में ही आपके ऊपर डाल दिया गया है। पहले ये चीज़ 2 सेमेस्टर में हुआ करती थी, तो इस बार थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सवाल की, एविडेंस की परिभाषा क्या है, एविडेंस की डेफिनेशन क्या है। और जब आप एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि एविडेंस के प्रकार भी 2 हैं। प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं, ओरल डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं, सर्कमस्टांशियल बोल सकते हैं। मतलब उसके अलग अलग प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन उसका किया जा सकता है। तो पहला आपको सवाल जो पढ़ना है वो एविडेंस की परिभाषा क्या है, एविडेंस की प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है और एविडेंस के प्रकार कितने हैं। अब एविडेंस के प्रकार में जैसा बता रहा हूँ कि आपके एविडेंस के प्रकार हो सकता है आपसे किसी खास तरीके से पूछे जाए कि वो उसकी वैल्यू के हिसाब से पूछे जाएं, तो ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, सर्कमस्टांशियल है, या उसके किसी अन्य प्रकार से पूछे जाएं। तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे केवल प्रकार पूछा गया है तो आप उसके सारे प्रकार लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी भी होता है, ओरल डॉक्यूमेंट्री होता है, सर्कमस्टांशियल होता है, इस प्रकार का होता है। तो एविडेंस की जब परिभाषा आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप फैक्ट की परिभाषा भी जरूर पढ़िएगा। फैक्ट्स में फैक्ट प्रूव्ड की परिभाषा, फैक्ट नॉट प्रूव्ड की परिभाषा, फैक्ट डिस्प्रूव्ड की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं आप देख करके जाइएगा। वैसे उम्मीद है कि सवाल आपको एविडेंस की परिभाषा से ही मिल जाएगा। दूसरा सवाल, एविडेंस का रेलिवेंट होना और एविडेंस का एडमिसिबल होना, अर्थात साक्ष्यों का तर्कसंगत होना और साक्ष्यों का सुसंगत होना, ग्राह्य होना, इन सब का क्या मतलब समझते हैं। क्या जो साक्ष्य, जो तथ्य सुसंगत हैं, क्या वही ग्राह्य होंगे? क्या जो रेलिवेंट हैं वही एडमिसिबल होंगे? क्या एडमिसिबल होने के लिए रेलिवेंट होना एक प्रायर कंडीशन है, या कोई भी रेलिवेंट एविडेंस एडमिसिबल अपने आप से हो जाता है? तो एविडेंस की रेलिवेंसी का मतलब क्या है और एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी सुसंगतता में और ग्राह्यता में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसको आप कायदे से देखिएगा। कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी चीज़ लॉजिकल है, केस लॉ से कैसे इसको अंतर किया गया है, केस लॉ से कैसे इसको समझाया गया है, इस प्रकार का सवाल आने की उम्मीद है। तीसरा सवाल, जैसे हम पढ़ते हैं कि आपको एविडेंस केवल उन्हीं फैक्टर देना है जो रेलिवेंट हो, लेकिन इसका 6, 7, 8 के पास एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वहाँ पर एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, बहुत पूछा जाता है, चाहे वो 3 ईयर्स का पेपर हो चाहे ऑनर्स का पेपर हो, खूब पूछा गया है, जो कि पार्ट है ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट फ्रेमिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो ये वाला सवाल जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस है वो खूब पूछा गया है। 6, 7, 8 सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8 के आसपास ये चीज़ें हैं। इलस्ट्रेशंस को खूब कायदे से पढ़िएगा। कई बार आपको इलस्ट्रेशन ऊपर प्रॉब्लम में पूछ लिया गया है, आपको सवाल के रूप में आपसे सीधे एक इलस्ट्रेशन पूछ लिया गया है और वो रेजिस्टे का ही 6 का ही इलस्ट्रेशन रहा है। मतलब आपको कुल मिलाकर के घुमा कर रेजिस्टे के विषय में लिखना होता है। फिर हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन का मतलब क्या है, स्वीकृति का मतलब, संस्वीकृति का मतलब क्या है, कन्फेशन का मतलब क्या है, कब ये एडमिसिबल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो कन्फेशन किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया है या किसी स्टेशन ऑफिसर के समक्ष दिया गया है, किसी PSC के जवान के सामने दिया गया है, किसी डॉक्टर के सामने दिया गया है, तहसीलदार के सामने दिया गया है, डॉक्टर के सामने दिया गया है लेकिन पीछे पुलिस वाला खड़ा था, तो क्या वो कन्फेशन माना जाएगा? क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन में कुछ अंतर है? इस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एडमिशन को और कन्फेशन को कायदे से पढ़िए और प्रयास करिए कि उनको इन बिंदुओं पर पढ़िए कि कहाँ पर वो किसके समक्ष दिए जाने हैं और किसको ये बताने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट इस्तेमाल, प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब सेक्शन 32 उन लोगों के एविडेंस जो कोर्ट में नहीं आ सकते। सेक्शन 32 जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालीन कथन। और डाइंग डिक्लेरेशन क्या सोल, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या टेस्टिमनी इसकी सोल है, क्या उसी के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है? क्या वही डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक युक्त साक्ष्य है, ठोस साक्ष्य है, संपुष्टि करने वाला साक्ष्य है कि जिसके अकेले के आधार पर किसी को सजा मिल सकती है क्या? इस प्रकार के थोड़े से तर्क वाले सवाल भी देख करके जाइएगा। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन।
कई सारे ऐसे विषय हैं, विज्ञान के विषय हैं, अनुसंधान के विषय हैं, वैज्ञानिक विषय हैं, शोध के विषय हैं, जिस पर न्यायालय को किसी विद्वान से, किसी उस विषय के विशेषज्ञ से जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्सपर्ट कौन हो सकता है? हु मे बी एन एक्सपर्ट? क्या एक लोहार एक्सपर्ट हो सकता है? क्या एक सुनार जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या एक्सपर्ट हो सकता है, विशेषज्ञ माना जा सकता है? विशेषज्ञ होने का मतलब क्या है? क्या एक बच्चा जो किसी एक खास विधा में, किसी एक खास जानकारी में पारंगत है, क्या वो एक्सपर्ट हो सकता है? न्यायालय को एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने की आवश्यकता कब पड़ती है? एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। उसके बाद जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के ऊपर आरोप लगाता है, वो सिविल मसला है, वो क्रिमिनल मसला है, अलग अलग वहाँ पर स्थिति होती है। क्रिमिनल मसले में प्रोसिक्यूशन साइड आरोप लगाता है। सिविल मसले में जो व्यक्ति व्यथित है, जो व्यक्ति अपना लाभ चाहता है, जिस व्यक्ति को लगता है कि उसका लाभ छिन गया है, उसका नुकसान हुआ है, वो आरोप लगाता है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन साइड है, या कहें कि जो प्लेंटिफ साइड है, उसमें से सिविल के मसले में, क्रिमिनल के मसले में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो ओनस है, जो अपनी बात को कहे, जो वो बात कही जा रही है, उसके सबूत देने का भार किसके ऊपर है, उसको साबित करने का भार किसके ऊपर है? अगर 113B का मामला है, दहेज मृत्यु का मामला है, अगर सुसाइड का अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला है, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, अगर जमीन हड़पने का मामला है, तो कौन व्यक्ति कहेगा कि मैं साक्ष्य दूंगा? किस व्यक्ति के ऊपर साक्ष्य देने की जिम्मेदारी दी गई है? किस व्यक्ति के ऊपर यह अधिरोपित किया गया है कि प्रूफ, सबूत का भार आपके ऊपर है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ को कायदे से पढ़ करके जाइएगा और देखिए कब ओनस शिफ्ट हो जाता है, कब ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर के दूसरे पक्षकार के ऊपर चला जाता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो स्टॉपेल, विबंधन का सिद्धांत। अपनी कही गई बात से आप विबंधित हैं, अपनी कही गई बात से आप बंधे हुए हैं, अपनी कही गई बात से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। किस स्थिति में? प्रॉमिसरी स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? क्या चुनाव में नेता के द्वारा दिया गया भाषण कि हम रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, पेड़ लगवा देंगे, मेट्रो लगवा देंगे, मेट्रो चलवा देंगे, फ्री में राशन दे देंगे, ये बात से वो स्टॉपेल के सिद्धांत से बनता है कि नहीं? क्या चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव जीता तो आप बाद में उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं कि आपने फला तारीख को एक चुनावी रैली में ये बात कही थी, हम उसके साक्ष्य में, हम वहाँ पर उपस्थित थे और हमने ये बात आपके मुंह से सुनी थी। अब आपको अपनी कही गई बात से पीछे नहीं हटना है। क्या इस प्रकार से हो सकता है? तो 115 के पास स्टॉपेल को कायदे से पढ़ करके जाइएगा। कभी कभी होता है कि एविडेंस देते समय कुछ याददाश्त ताज़ा करने के लिए आप केस डायरी मांगते हैं, जनरल डायरी मांगते हैं, या किसी भी इस प्रकार के दस्तावेज को मांग सकते हैं। तो क्या आप जो मांगने का जो व्यवस्था है, रिफ्रेशिंग मेमोरी की व्यवस्था है, वो कहाँ पर दी हुई है? और मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आप किन डॉक्यूमेंट्स को मांग सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांग सकते, कब मांग सकते हैं, कौन मांग सकता है? इस प्रकार के सवाल आपको रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी में पढ़ने हैं। और उसके बाद मुझे लगता है ये करीब 8 से 9 टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए। एक दो टॉपिक जैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को आपने पढ़ा होगा। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का मतलब कि ऐसी सूचनाएं जो किसी दो ऐसे पक्षकारों के बीच में हो रही हैं, जो उन्हीं के बीच में रहें तो बेहतर है। आप उस चीज़ को बाहर जाकर के एविडेंस के रूप में नहीं कह सकते हैं। तो क्या पति पत्नी के बीच में कही गई ऐसी जो बात है वो क्या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है? क्या वकील और उसके जो क्लाइंट हैं उसके बीच में कही गई बात वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है? क्या वो कम्युनिकेशन की कही गई बात को वकील किसी अन्य मामले में या उसी मामले में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है उसके विरुद्ध? क्या पत्नी पति के विरुद्ध ऐसे साक्ष्य का, ऐसी बात का इस्तेमाल कर सकती है? इस प्रकार के सवाल। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आप देखते आइएगा और एक एग्जामिनेशन आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन का मतलब कि एग्जामिनेशन जब आप पढ़िए तो वहाँ पर उसको क्रमवार पढ़िए। क्रमवार से पढ़ने का मतलब है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन इन चीफ की शुरुआत कौन करेगा, कौन कंडक्ट करेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? और री एग्जामिनेशन करने का अवसर किसको मिल सकता है? तो एग्जामिनेशन के बारे में, परीक्षा कैसे की जाएगी उसके बारे में कायदे से पढ़ करके आइए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो आपका ये सिलेबस है, इसको कायदे से पढ़िए। और मैं कहूँगा, मैं इस चीज़ को लेकर के विशेष कहूँगा, मैंने पहले नहीं कहा है कि ये एक ऐसा विषय है जो क्रिमिनल लॉ की रीढ़ है, नींव है। तो इस सेमेस्टर में पढ़ने के बाद एक बार 10 सवाल में से 5 सवाल करने के उपलक्ष्य के बाद प्रयास करिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बैरिट को कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साक्ष्य पर भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। साक्ष्य नहीं तो न्याय नहीं, साक्ष्य नहीं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके अगले पेपर के पहले मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।